पर इतना पैसा कमाने के बाद उस पैसे को संभाल कर रखने का सिर्फ एक ही नियम है, और इस नियम को हम में से ज्यादातर लोग कभी भी अपने जीवन में डिस्कस नहीं करते। पैसिमिस्टिक होने की जरूरत है। आपको यह सोचना है कि कहीं मेरा पैसा पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए। मुझे भविष्य के लिए और पैसा बचा कर रखना है, क्योंकि भविष्य में कुछ भी बुरा हो सकता है। कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स ने एक बेहद शानदार रोल प्ले किया और कंपाउंड इंटरेस्ट ने उन्हें आज के समय का दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर बना दिया। आपका सेंसिबल ऑप्टिमिज्म आपको इस चीज के लिए तैयार करता है और आप खुद से यह कहते हैं कि ठीक है, मैं इन सालों में 2 से 4% रिटर्न या फिर नेगेटिव रिटर्न लेकर भी खुश हूं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, जिंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। अनिल अंबानी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, रामालिंगम राजू, माइक टायसन और नीरव मोदी, क्या आप जानते हैं कि इन सभी में क्या समानताएं हैं? ये सभी वो लोग हैं जो एक समय करोड़पति थे, पर आज के समय में इनमें से ज्यादातर ने अपनी सारी पूंजी गंवा दी है और ये बैंकरप्ट हैं। तो इसका मतलब यह है कि जीवन में सिर्फ अमीर बनना ही काफी नहीं है। एक बार जब आपके पास में उतना पैसा आ जाए जितना आप चाहते हैं, तो फिर उसे संभाल कर रखना दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और यहीं साइकोलॉजी ऑफ मनी का 5वां सेशन शुरू होता है, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, ये चैप्टर समझाता है कि साइकोलॉजी ऑफ मनी के द्वारा जब भी कभी भी आप अपने जीवन में अद्वितीय सफलता और पैसा हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है उसे हासिल करना, और दूसरा स्टेप है उस कमाए हुए पैसे को सहेज कर रखना। राइटर ये कहते हैं कि दुनिया में करोड़पति बनने के हजारों रास्ते हैं। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक अच्छी जॉब कर सकते हैं, साइमल्टेनियस कई बिजनेसेस कर सकते हैं, कहीं एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कई बार किस्मत से आपकी लॉटरी भी लग सकती है और आप करोड़पति या अरबपति बन सकते हैं। पर इतना पैसा कमाने के बाद उस पैसे को संभाल कर रखने का सिर्फ एक ही नियम है, और इस नियम को हम में से ज्यादातर लोग कभी भी अपने जीवन में डिस्कस नहीं करते। इसीलिए आप अपने चारों तरफ देखते हैं कि कुछ लोग जिन्हें किस्मत से बहुत सारा पैसा मिल जाता है, वो जल्दी ही दोबारा अपना सारा पैसा खोकर गरीब हो जाते हैं। और यही साइकोलॉजी ऑफ मनी का 5वां चैप्टर हमें सिखाता है। अगर आप इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, तो हम में से सभी ने धीरू भाई अंबानी ने जब रिलायंस को 2 भागों में बांटकर अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों को दिया, तब हम सब ने वो स्टोरी अपने सामने देखी है। इन दोनों भाइयों ने कैसे जमीन से उठकर अपने एम्पायर्स को बड़ा बनाया। दोनों के ही पास एक समय 1000 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ थी। हम सभी जानते हैं कि अनिल अंबानी दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट मैन में शामिल थे, पर जरा किस्मत का खेल देखिए कि अनिल अंबानी धीरे धीरे अपना पूरा पैसा गंवाते गए और आज बैंकरप्ट हैं। वहीं दूसरी ओर मुकेश अंबानी अभी भी दुनिया के कुछ खास रिचेस्ट लोगों में शामिल हैं। इसीलिए साइकोलॉजी ऑफ मनी का 5वां चैप्टर हम सभी के लिए इन डेप्थ समझना बहुत जरूरी हो जाता है। राइटर ये कहते हैं कि दुनिया में अमीर बनने के रास्ते बहुत सारे हैं और हर कोई इसे सीख सकता है, पर उस पैसे को अर्न करने के बाद उसे अपने पास रोकना एक बिल्कुल अलग किस्म का खेल है, जिसे हम सभी को समझने की जरूरत है। राइटर का कहना है, इफ आई हैड टू समराइज मनी सक्सेस इन अ सिंगल वर्ड, इट वुड बी सर्वाइवल। यानी आपने जितना पैसा इकट्ठा कर रखा है, उसमें से कितना आप हमेशा के लिए बचा कर रख सकते हैं, ये मायने रखता है। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी में वेल्दी होना और वेल्दी बने रहना इतना कठिन क्यों है? जरा ध्यान से समझिए। पैसे कमाने के लिए जिन क्वालिटीज की जरूरत होती है, उसे संभाल कर रखने के लिए ठीक उसकी विपरीत क्वालिटीज की जरूरत होती है। जिस किसी इंसान के अंदर ये दोनों ही क्वालिटीज उसके कैरेक्टर का पार्ट नहीं होती, वो कई बार पैसे कमा तो लेता है, पर उसे सहेज कर नहीं रख पाता। आप डाउट में आ गए हैं? ध्यान से सुनिए। किसी भी पैसे को कमाने के लिए, खास करके बड़े पैसे को कमाने के लिए, जिन क्वालिटीज की जरूरत होती है, उनमें है रिस्क लेना, जीवन के लिए ऑप्टिमिस्टिक होना और हमेशा अपने आप को अपनी लिमिट्स तक पुश करते रहना। अगर आप जीवन में रिस्क नहीं लेते, तो आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर आप हमेशा ये नहीं सोचते कि आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, तो आप कभी भी अपने आप को अपनी लिमिट्स तक पुश नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर, जब आपने एक बार पैसा कमा लिया है, तब उस पैसे को सहेजने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? अब आपको डर की जरूरत है। आपको उतना रिस्क नहीं लेना है जितना आप पैसे कमाते हुए ले रहे थे, क्योंकि अगर आप अभी भी उतना ही रिस्क लेंगे, तो किसी एक फाइन दिन आपका वो रिस्क आपको बैंकरप्ट कर देगा। इसलिए पैसे कमाने के बाद पैसे को संभालने के लिए आपको कम रिस्क लेने की जरूरत है। दूसरा, अब आपको ऑप्टिमिस्टिक होने के बजाय पैसिमिस्टिक होने की जरूरत है। आपको यह सोचना है कि कहीं मेरा पैसा पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए।
मुझे भविष्य के लिए और पैसा बचा कर रखना है क्योंकि भविष्य में कुछ भी बुरा हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है, मुझे परिवार में इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा बचा कर रखने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान से समझिए, पहली सिचुएशन में आप ऑप्टिमिस्टिक थे, दूसरी सिचुएशन में आप पैसिमिस्टिक होते जा रहे हैं, और तीसरा, पहले पैसा कमाने के लिए आप अपनी लिमिट्स तक खुद को पुश करते थे। इस हालत में आपको शांत बने रहना है और दूर बैठना है, अपनी लिमिट्स को वॉल्स की तरह स्ट्रांग रखना है और कभी भी खुद को अपनी लिमिट्स के पार नहीं जाने देना। तभी आप अपने पैसे को संभाल कर रख पाएंगे। जहां पैसे कमाते समय आप अपनी खुद की एबिलिटीज पर सबसे ज्यादा फोकस्ड रहते थे, अपने बाहुबल पर आपको बहुत यकीन था और आप सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान थे, वहीं दूसरी ओर एक बार पैसा कमा लेने के बाद आपको यह सोच विकसित करनी पड़ती है कि आपने जो कुछ भी कमाया है उसे आपने बहुत ज्यादा लक की वजह से भी कमाया है। जब एक बार आपके दिल में यह बात बैठ जाती है कि आपका कमाया हुआ बहुत सारा पैसा आपको किस्मत से मिला है, तब आप उस पैसे पर बहुत ज्यादा रिस्क लेना प्रिफर नहीं करते हैं। इसलिए जरा ध्यान से समझिए कि पैसे कमाते समय आप जिन क्वालिटीज को सबसे ज्यादा फोकस में रखते हैं, पैसे को सेफ रखते समय आपको ठीक उसके विपरीत क्वालिटीज अपने पास रखनी पड़ती हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग पैसा कमाते समय अच्छे होते हैं, पर जब उस पैसे को सहेज कर रखने की बात आती है तो वो बेहद कमजोर हो जाते हैं। वो अभी भी अपने पैसे पर उतना ही रिस्क लेते हैं जितना वो इनिशियल स्टेज में लेते थे। नतीजा, वन फाइन डे उनकी कोई एक बेट गलत पड़ती है और वो सारा का सारा पैसा गंवा देते हैं। आप शायद इसे स्टॉक मार्केट की एक पर्टिकुलर सिचुएशन से कोरिलेट करके देख पाएं। बहुत सारे ट्रेडर्स ये कहते हैं कि अगर आप इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें से आप जो भी पैसा कमाते हैं उस पैसे का कुछ हिस्सा निकालें और उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर डालें। वो ऐसा क्यों कहते हैं, हमारा ख्याल है अब आपको यह बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और यही वजह है कि उम्र के आखिरी पड़ाव में जाते हुए राकेश झुनझुनवाला सर ने भी ये कहा था। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में जो भी पैसा कमाया है उसमें ज्यादातर हिस्सा मेरी किस्मत का है। राइटर इस चीज को बहुत खूबसूरती के साथ समझाते हुए वॉरेन बफे का एग्जाम्पल लेते हैं। हम में से बहुत सारे लोग वॉरेन बफे की एक्चुअल वेल्थ को समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है कि वॉरेन बफे इतने अमीर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छी कंपनियां लेकर अपने बिजनेस में रख रखी, अपने पोर्टफोलियो में, और वो लगातार बढ़ती रहीं। पर राइटर ये कहते हैं कि वॉरेन बफे की सबसे बड़ी खूबसूरती उनका सर्वाइवल है। उन्होंने कभी भी अपने पोर्टफोलियो के साथ कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उनका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो वाइप आउट हो जाए। वो कभी भी अपने सारे पैसे को एक जगह या फिर इतनी रिस्की बेट में नहीं लगाते थे। नतीजा, उम्र के 10 साल जब से उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया से लेकर उम्र के 90 साल तक उनका पोर्टफोलियो हमेशा उनके साथ रहा। चूंकि ये टाइम फ्रेम इतना लंबा था कि इस समय कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स ने एक बेहद शानदार रोल प्ले किया और कंपाउंड इंटरेस्ट ने उन्हें आज के समय का दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर बना दिया। सो वॉरेन बफे पैसा कमाने में जितने होशियार थे उससे ज्यादा होशियार वो उस पैसे को संभाल कर रखने में थे, और इसमें उनकी सबसे ज्यादा मदद की उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने। उन्होंने जो भी कमाया उसे सहेज कर रखना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता था। इसके संबंध में अपनी बात को कोट के रूप में प्रस्तुत करते हुए राइटर लिखते हैं, मोर देन आई वॉन्ट बिग रिटर्न्स, आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल, एंड आई एम अनब्रेकेबल, देन आई एक्चुअली थिंक आई विल गेट द बिगेस्ट रिटर्न बिकॉज आई विल बी एबल टू स्टिक अराउंड लॉन्ग इनफ फॉर कंपाउंडिंग टू वर्क वंडर्स। आप में से ज्यादातर लोगों ने शायद रामदेव अग्रवाल सर को भी सुना हो। वो कहते हैं कि मार्केट में अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको मार्केट से निकलना नहीं है, आपको सिर्फ यहां टिके रहना है। अगर आप इस मार्केट में टिके रहते हैं तो आप बड़ा पैसा बनाएंगे। जरा ध्यान से देखिए, सारे समझदार लोग और हाईली सक्सेसफुल लोग जिन्होंने मार्केट में बहुत बड़ा पैसा बनाया है, चाहे मार्केट के सेंस में या फिर अपने जीवन के सेंस में, वो सभी यही कहते हैं कि आपको अपने पैसे के साथ कोई ऐसा काम नहीं करना है कि आपका पूरा पैसा जीरो हो जाए, यानी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। आप जो भी कमा रहे हैं उसका एक खास हिस्सा आपको बचाकर सहेज कर रखना है। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए राइडर्स रीडर्स से दो चीजों के बीच में अंतर समझने की कोशिश करने को कहते हैं। यह है ऑप्टिमिज्म और सेंसिबल ऑप्टिमिज्म। जरा ध्यान से समझिएगा। ऑप्टिमिज्म का मतलब है हम हमेशा इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा होने वाला है, सब कुछ अच्छा होगा और आखिर में हम जीतेंगे। पर सेंसिबल ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिज्म से कहीं अंतर है। सेंसिबल ऑप्टिमिज्म आपको यह बताता है कि अंत में तो सब कुछ अच्छा होगा, इसके लिए हमेशा तैयार रहिए, पर इसके अलावा बीच के रास्ते में हमेशा उतार चढ़ाव आएंगे। आपके पास अपने जीवन में जो प्लान है उसे ऐसा होना चाहिए जो बीच के रास्ते में आने वाले इन उतार चढ़ावों से आसानी से निपट सके। मिसाल के लिए, अगर आपका पोर्टफोलियो है जिसमें रिटर्न 8 से 10% आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि शायद कुछ साल ऐसे भी हों
जहां आपका पोर्टफोलियो रिटर्न 4 से 5% या फिर नेगेटिव हो। आपका सेंसिबल ऑप्टिमिज्म आपको इस चीज के लिए तैयार करता है और आप खुद से यह कहते हैं कि ठीक है, मैं इन सालों में 2 से 4% रिटर्न या फिर नेगेटिव रिटर्न लेकर भी खुश हूं, पर मैं मार्केट से बाहर नहीं जाने वाला और मैं कोई ऐसा काम नहीं करने वाला जिससे पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ही खतरे में पड़ जाए। और सबसे आखिर में राइटर बेहद मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि एक ही समय में पैरानॉइड और ऑप्टिमिस्टिक दोनों होना बहुत ही मुश्किल काम है और इसीलिए बहुत सारे लोग अमीर तो हो जाते हैं पर उस पैसे को संभाल कर नहीं रख पाते। बेसिकली आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है लंबे समय के लिए कि भविष्य में अंत में सब कुछ अच्छा होगा, बट पैरानॉइड रहना है शॉर्ट टर्म के लिए कि जब आपने जो कुछ भी कमाया है उस पर हमेशा मंडराते हुए खतरे को देखते रहते हैं और उसे सहेजने की कोशिश करते रहते हैं। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब लोगों के पास बड़ा पैसा आ जाता है तो वो अपने इस पैसे को रियल एस्टेट में, गोल्ड में या फिर ऐसे ही किसी हार्ड एसेट में लगाते हैं? सवाल है ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये हार्ड एसेट्स, रियल एस्टेट्स, गोल्ड या फिर और भी ऐसे हार्ड एसेट आपके पैसे को सहेज कर रखते हैं क्योंकि इनकी कीमत इतनी आसानी में जीरो नहीं होने वाली। ये उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जो भी उन्होंने कमाया है उसे सहेज कर रखना। और यही वजह है कि ज्यादातर सफल लोग ये समझाते हैं कि हमारे पास सोर्स ऑफ अर्निंग्स में कुछ ऐसा पार्ट जरूर होना चाहिए जो हार्ड एसेट के तौर पर हमारे पास रहे, क्योंकि बुरे वक्त में जब बाकी सब कुछ जीरो हो जाए तो आपके हार्ड एसेट्स जीरो नहीं होते। और ये न केवल आपको गेटिंग वेल्दी तक ले जाते हैं बल्कि आपको स्टेइंग वेल्दी रहने में भी मदद करते हैं। अब हमारा आपसे एक सवाल है, यदि आपका पोर्टफोलियो 100 रुपए का है तो क्या आप बता सकते हैं कि उसका कितना परसेंट आपको हार्ड एसेट्स के अंदर रखना चाहिए? मिसाल के लिए गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम या फिर रियल एस्टेट। दोस्तों, हमें जितना मजा इस सेशन को बनाने में आ रहा है, हमें उम्मीद है कि आपको इन सेशन से लर्निंग करने में भी उतना ही मजा आ रहा होगा। ये बुक अपने आप में साइकोलॉजी की गीता है जो कि पैसों के बारे में हमें लगातार बेहद शानदार सीख देती रहती है। तो हमारे साथ साथ अपनी सीखने की जर्नी को जारी रखिए, क्योंकि जिंदगी कभी भी सिखाना बंद नहीं करती।